तो देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे आपको मेनली रूप से एयर पोल्यूशन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम मेनली रूप से एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ। क्या लिखा? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सही बात है। अब एयर पोल्यूशन क्या है तो सबका मैंने चर्चा आगे कर दिया है। जो फॉसिल फ्यूल यानी फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिसको बनने में करोड़ों करोड़ साल लग जाती है ना। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल का जो है जलना मेजर एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। एयर पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बड़ा कारण है। और जिस रेट में ग्लोबल वार्मिंग और एयर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है सबका चर्चा कर दिया है मैंने। अब जिस रेट में आजकल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यानी फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है, वही रेट से अगर यूज होता जाए तो कुछ ही 100 सालों में ये आपका फॉसिल फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब जब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा तो आप सोचिए जो बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, इतना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यही इसी कारण है कि आज के डेट में साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं आपको सोलर बनाना, सोलर एनर्जी पे, है ना। गाड़ी को वो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक वाला या सोलर एनर्जी से चलाना चाहते हैं, है ना। सोलर कार भी डिस्कवर हो ही गया है, बन भी गया है ना। लॉन्च अभी पूरा वर्ल्ड में नहीं हुआ है। तो जिस रेट से ये खत्म हो रही है उस रेट से अगर खत्म यूज होता जाए तो कुछ ही 100 सालों में ये पूरी तरह से हमारे वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। अब जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो कितना प्रॉब्लम होगा। यही कारण साइंटिस्ट जो है ढूंढ रहे हैं कि सोलर एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। अर्थ पर सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है सोलर एनर्जी, सन। तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए जो है साइंटिस्ट जो है दिमाग लगा रहे हैं कि किसी तरह गाड़ी वगैरह जो है सोलर एनर्जी से यानी सनलाइट से चलना शुरू कर दे, सनलाइट से चार्ज हो जाए। देखिए सोलर प्लेट से बैटरी भी आजकल चार्ज हो रही है ना। तो फॉसिल फ्यूल का बर्निंग जो है एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। एयर पोल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का और ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं पहले एयर पोल्यूशन। जैसे मैंने बोला कि फॉसिल फ्यूल का बर्निंग जो है एयर पोल्यूशन का बड़ा सोर्स है। एयर पोल्यूशन क्या है? तो लिखा मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर इज डिक्रीज ड्यू टू एनी रीजन, यानी हवा का गुण कम जाता है किसी कारण से, कॉल्ड एयर पोल्यूशन, है ना। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, हवा का गुण इज डिक्रीज कम जाती है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से, कॉल्ड एयर पोल्यूशन। या एक और डिफिनेशन मैंने लिखा अनडिजायरेबल चेंजेस। क्या? अनडिजायरेबल चेंजेस। अनडिजायरेबल चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि जो हार्मफुल टू अस, हमारे लिए हार्मफुल। द अनडिजायरेबल चेंजेस, द अनडिजायरेबल चेंजेस कहने का मतलब हो गया विच आर हार्मफुल टू, द चेंज विच आर हार्मफुल टू है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो वो अनडिजायरेबल, विच इज यूजफुल वो होता है डिजायरेबल। डिजायरेबल हो गया यूजफुल वाला और अनडिजायरेबल हो गया हार्मफुल वाला। 7th क्लास के में भी आप लोग पढ़े होंगे डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल यूजफुल चेंज और अनडिजायरेबल हार्मफुल चेंज, ठीक है। तो अनडिजायरेबल चेंजेस यानी हार्मफुल चेंजेस, है ना, इन नेचर ऑफ एयर, एयर के नेचर में अनडिजायरेबल चेंजेस आता है, हार्मफुल चेंज आता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब और क्यों लिखे? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है अनडिजायरेबल चेंजेस, यानी एक वो चेंज थोड़ी ना आता है एयर में, बहुत सारा चेंज आ जाता है ना। तो अनडिजायरेबल चेंजेस का मतलब क्या हुआ? विच आर हार्मफुल टू, द चेंज विच आर हार्मफुल टू अस, है ना। वह चेंज जो हमारे लिए क्या हो? हार्मफुल हो इन द नेचर ऑफ एयर। एयर के नेचर में हार्मफुल चेंज आ गया, कॉल्ड एयर पोल्यूशन। क्लियर हो गया? अब एक बात और देखिए, एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट मतलब एयर पोल्यूशन फैलाने वाला। एयर पोल्यूशन फैलाने वाला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब एयर पोल्यूटेंट है। एयर में पोल्यूशन फैलाने वाला है। तो क्या लिखा डिफिनेशन? द सब्सटेंस व्हिच चेंजेस द एयर नेचर ऑफ एयर, जो एयर के नेचर बदल देता है उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट, है ना। एयर पोल्यूटेंट सिंपली मैंने लिख दिया एयर पोल्यूशन फैलाने वाला। तो वह सब्सटेंस जो बदल देता है एयर के नेचर को, वह सब्सटेंस जो एयर के नेचर बदल देता है एयर पोल्यूटेंट।
जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। देखिए 2 है तो डाई पढ़ते हैं, मैंने बताया था अभी आप लोगों को केमिस्ट्री में मोनो माने 1, डाई माने 2, तो 2 गो है तो डाइऑक्साइड। इसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ट्राइऑक्साइड। 3 तो है तो ट्राई, 3 गो है तो ट्राई। अब देखिए वो ईटीसी हम ईटीसी है ना, सूट पार्टिकल्स। अब सूट पार्टिकल्स क्या है इसकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा गैस है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, ईटीसी। सूट पार्टिकल्स क्या है मैं चर्चा करता हूँ। बार बार ईटीसी बोलते रहते हैं। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इटसेट्रा। ईटीसी का फुल फॉर्म होता है इटसेट्रा, मतलब इत्यादि यानी और भी है। ईटीसी लिख दिए मतलब और भी एग्जाम्पल है। ईटीसी मैंने लिख दिया यानी और भी एग्जाम्पल है। किसी भी पॉल्यूशन का सबसे बड़ा डेट है आज के डेट में पॉपुलेशन। आज के डेट में कि कोई भी पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन हो, द मेजर सोर्स है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज बैठ रहे हैं, है ना, खेत था वहां पे मकान बन रहे हैं तो पॉल्यूशन फैलेगा ही फैलेगा। पेड़ जंगल को काट के मकान बनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। अगर कोई पूछ दे द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन क्या है तो पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन, ठीक है। और भी है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, है ना, आपको जो है डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटाव, लेकिन सबके पीछे रीजन है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी आबादी को की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो है नीड को पूरा करने के लिए जंगल, पेड़ पौधे सब काटे जा रहे हैं, खेत जो है आज जो है क्या बनाया जा रहा है, घर मकान बनाया जा रहा है। तो चलिए, तो ईटीसी तो समझ गया। ईटीसी का फुल फॉर्म इटसेट्रा होता है। ग्लोबल वार्मिंग जरा देख लीजिए, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोब मैंने लिखा है ना यहाँ पे जी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एयर पोल्यूशन तो समझ गए, अनडिजायरेबल चेंज मतलब हार्मफुल चेंज एयर में, कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब ग्लोबल वार्मिंग एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल को बहुत ज्यादा जलाने से कैन लीड इनटू एन इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। देखिए आज के डेट में जो सनलाइट में जलन है वो पहले नहीं थी। आज से मुझे याद है 10 साल पहले, 12 साल पहले जब धूप में निकलते थे तो गर्मी तो लगती थी, लेकिन इतना ज्यादा जलन नहीं होता था। 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले अगर मैं पीछे जाऊं तो सनलाइट में मैं निकलता था तो गर्मी लगती थी, लेकिन जलन दम शरीर जलता नहीं था। लेकिन आज के डेट में देखिए वो लगता है शरीर दम गर्मी के दिन में जलता है। पहले पसीना निकलता था, गर्मी लगती थी, लेकिन शरीर उतना नहीं जलता था। लेकिन आज के डेट में सनलाइट में निकलते हैं तो लगता है शरीर जलता है। रीजन क्या है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा। अब फॉसिल फ्यूल जलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना जी। फॉसिल फ्यूल आपका जलेगा तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलन होगा ही होगा। तो आज के डेट में कोल पेट्रोलियम शहरी इलाका में तो और शहरी इलाका में जाइएगा तो और शरीर जलेगा आपका। रूरल एरियाज में है आप, रूरल एरियाज का मतलब होता है देहाती क्षेत्र। देहाती क्षेत्र में उतना नहीं होगा, क्योंकि देहाती क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में आपको कोल पेट्रोलियम, नेचुरल ये सब का उतना, नेचुरल गैस तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, नेचुरल गैस से ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। लेकिन कोल पेट्रोलियम, आप जैसे देखिए ज्यादातर गाड़ियां जो है वो डीजल पेट्रोल से चल रही है। अब शहरी इलाकों में डीजल पेट्रोल का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जिसके कारण पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी कारण से जलन होती है। लेकिन आज से मैं 15 साल पीछे जाऊं तो इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी ट्रेन्स नहीं थी, इतने एरोप्लेन्स नहीं चलते थे। लेकिन आज ट्रेन, एरोप्लेन, गाड़ियां जो है घर घर में बाइक हो गई है, तो बहुत ज्यादा हो गई, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया और हम लोग का शरीर जो है ज्यादा जलता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया आज के डेट में। तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना, फॉसिल फ्यूल का एक्सेसिव बर्निंग, बहुत ज्यादा जलना, लीड इंक्रीज टू एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा देता है ना, कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए ग्लोबल वार्मिंग आप लोग, है ना। फॉसिल फ्यूल के बहुत ज्यादा जलने से एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है, कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ गया,
है ना, इंक्रीज लिखा ना, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्लेशियर पोलर आइस आर मेल्टिंग, ग्लेशियर क्या हुआ, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपका बर्फ का लेयर ग्लेशियर हो गया, है ना, लेयर ऑफ, लिख देता हूं ग्लेशियर इटसेट्रा, ग्लेशियर क्या हो गया, है ना, द लेयर ऑफ, लार्ज लेयर, छोटा मोटा लेयर नहीं, लार्ज लेयर ऑफ आइस एट पोल्स ऑफ अर्थ, अर्थ के पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, या पोल्स भी लिखते चलेगा आपको। तो लार्ज लेयर ऑफ आइस, आइस का बहुत बड़ा लेयर, है ना, आइस का बहुत बड़ा एट पोल्स ऑफ अर्थ, अर्थ के पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ गए आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग का ग्लेशियर आपका पिघल रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, और वो मेल्ट होकर कहाँ जा रहा है, सी लेवल में, मेल्ट होकर ड्यू टू दिस राइज इन सी लेवल। अब वो ग्लेशियर मेल्ट होकर उसका डायरेक्ट जो है किसी नदी के थ्रू वो जाके सी ओशियन में मिल जाता है, जिसके कारण जो है आपका सी लेवल बढ़ रहा है एंड सबमर्ज और जलमग्न हो रहा है, डूब रहा है द कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के किनारे वाला इलाका। आज सुनते हैं कि फ्लड, बाढ़ बहुत ज्यादा, बाढ़ पहले भी आती थी लेकिन इतनी ज्यादा बाढ़ नहीं आती थी जितना आज के डेट में है। देखिए क्या है ना कि ग्लेशियर टेम्परेचर बढ़ जाने से हमारा ग्लेशियर मेल्ट हो गया है, और ग्लेशियर मेल्ट हो गया है, वो मेल्ट होकर किसी तरह जो है नदी के थ्रू, है ना, वो सी ओशियन में जाके मिल गए। तो पहले से जो लेवल, अब बताइए इतना पहले से लेवल है, इसमें और वाटर आ गया तो पहले से मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर है, अब थोड़ा वाटर आ गया तो लेवल बढ़ेगा ना जी, 5 से मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना, तो लेवल बढ़ गया। तो लेवल बढ़ जाने से क्या होता है कि टेम्परेचर लेवल बढ़ जाने से क्या होता है कि पानी ज्यादा हो गई। अब पानी ज्यादा होने से आसपास का इलाका क्या हो सकता है, डूब सकता है। वही मैंने लिखा समुद्री इलाका जो है क्या हो सकता है, जो है सबमर्ज, जलमग्न हो सकता है, डूब सकता है। आज के डेट में देखिए तमिलनाडु, बम्बई, देखिए हम समुद्र के किनारे हैं, थोड़ा सा ज्यादा पानी पड़ेगा, बारिश होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी वहां। रीजन क्या है, रीजन है पॉपुलेशन है, रीजन आप हैं, रीजन हम लोग हैं। हम लोग अपनी नीडेड को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, है ना, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आइस का लेयर है, ग्लेशियर मेल्ट होकर समुद्र में जाकर वो मिल रहा है, तो जिसके कारण पहले से जो इतना लेवल था लेवल बढ़ गया। तो लेवल बढ़ जाने से क्या होता है, आसपास का एरिया जलमग्न हो जाता है और बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, सुने होंगे आप लोग कि हाल फिलहाल में पटना में बाढ़ आई थी, पिछली बार पटना में आपको पटना डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई थी। तो रीजन क्या था कि जो गंगा जो नदी है, वो गंगा नदी में जो है थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ गया। गंगा नदी का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है ना, आसपास का पानी वहां पर आके जमा हुआ है भी। और दूसरी बात कि उसमें बहुत सारा गाद बैठा हुआ है। गाद मतलब जैसे पूजा पाठ करते हैं लोग, है ना, डेड बॉडी उसमें डाल देते हैं, है ना, गाय मरता है ना, भैंस मरता है, या जो भी जानवर मरते हैं गंगा नदी में जाके, तो उसके कारण वो नीचे जाके बैठ गया। मरने के बाद नीचे बैठ जाता, तो नीचे बैठ गया तब उसका लेवल बढ़ा देगा ना जी। पहले से मान लेते हैं इसमें आपको वाटर का लेवल है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टोन हम मिला देते हैं, तो ये स्टोन कहाँ जाके बैठ जाएगा, नीचे। तो ये पानी को बढ़ा देगा ना ऊपर लेवल, तो 8 से 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कर देगा ना जी। ये स्टोन आ जाएगा नीचे, वाटर चल जाएगा ऊपर, तो लेवल बढ़ेगा ना। तो गंगा नदी में क्या है कि गाद बहुत ज्यादा हो गया है। लोग जितना पूजा पाठ करते हैं सब गंगा नदी में फेंक देते हैं, है ना। जब जानवर मरते हैं गंगा नदी में फेंक देते हैं, वो जाके नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया। ये भी रीजन है फ्लड का, है ना। तो बस लेवल बढ़ गया, तो सी लेवल बढ़ गया, तो ये भी रीजन हो गया फ्लड का। पहले फ्लड बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन आज की जैसी नहीं।
पहले बाढ़ आता था तो पानी इधर उधर कहीं ना कहीं रुक जाता था, लेकिन आज क्या है, ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर। अगर मैं कहूँ पूरा ग्लेशियर अगर मेल्ट हो जाए ना तो ये पूरा अर्थ आपका जो है सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जाए तो आपका अर्थ जो है ना वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी, पूरी तरह से डूब जाएगी। सोचिए, इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग चाहिएगा तो बचा सकते हैं इसको, है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज कीजिए। बाइक, कार्स, जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो रिक्वायरमेंट जरूरत के अनुसार यूज कीजिए, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का ग्लेशियर आपका मेल्टिंग हो रहा है, लगातार पिघल रहा है ना। ग्लोबल में टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जिसके कारण सी लेवल बढ़ रहा है और आसपास का इलाका जो है जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है, फ्लड वगैरह ज्यादा आती है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लीजिए क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, अर्थ टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना इंक्रीजेस द अर्थ टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग हुआ क्या, ग्लोबल वार्मिंग में एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। एवरेज मतलब एयर वाटर इसमें सब आ गया, लेकिन इसमें केवल क्या कहा, एक्सेस इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसी को बोलते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, इंक्रीजेज बढ़ा देता है अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है कौन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये एवरेज टेम्परेचर बढ़ाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सम एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो देखिए सब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सूट पार्टिकल्स, और भी है एयर पॉल्यूटेंट, एसिडिक रेन, है ना। तो आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कहिएगा ये पॉल्यूटेंट है और इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको, ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर लेता है जमीन से, सनलाइट लेता है सन से और बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज अपने के लिए यूज कर लेता है ग्रोइंग में, ये ग्लूकोज खुद यूज करता है वो ग्रोइंग में, प्लांट्स ट्रीज को ग्रोइंग में, और ऑक्सीजन छोड़ देता है इन्वायरमेंट में ह्यूमन के लिए। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण प्लांट्स ट्रीज बढ़ता है, और प्लांट्स ट्रीज पर ही हम लोग जिंदा हैं, है ना। प्लांट्स ट्रीज पर ही जिंदा है। तो कहेगा सर प्लांट्स ट्रीज, हम चिकन खा के जिंदा रहेंगे, तो चिकन के जो मुर्गा है, मुर्गी है, बकरी है, जो सब किस पे जिंदा है, प्लांट्स ट्रीज पे। तो मेन जो है प्लांट्स ट्रीज है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, क्योंकि ये यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्लूकोज बनता है, जो कि अपने आप में यूज करता है प्लांट्स और ट्रीज बढ़ने में, और ये ऑक्सीजन ह्यूमन के लिए छोड़ देता है। ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल भी है, लेकिन लिमिट अमाउंट। पहले जो था हमारे एटमॉस्फेयर में अमाउंट था आपका 0.3%, पहले अमाउंट था 0.3%, लेकिन अब जानते हैं इसका अमाउंट हो गया है 0.5%। देखिए पहले जो अमाउंट था 0.3%, तब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। अब अमाउंट हो गया 0.5%, यानी बढ़ गया है। क्या क्या अमाउंट बढ़ गया। देखिए प्लांट्स ट्रीज कम गई है, और ये प्लांट्स ट्रीज जो है कम गई है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो प्लांट्स ट्रीज अगर ज्यादा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड मैनेज होता, लेकिन प्लांट्स ट्रीज यहाँ पर भी कम गई है। ठीक है, प्लांट्स ट्रीज भी कम गई है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, तो और ज्यादा पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट तो है ही, लेकिन इसका लिमिट अमाउंट है, तब तो इन्वायरमेंट मेंटेन है ना, लिमिट अमाउंट में। लेकिन इसका लिमिट अमाउंट से भी बहुत ज्यादा हो गया, 0.3% था, अब 0.5, कुछ दिन में 0.6 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, लेकिन प्लांट्स ट्रीज कम गई है। पहले जो जितना प्लांट्स ट्रीज थे अब कम है, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन लिमिट अमाउंट में। क्लियर है। तो ये मत कहिए कि सर पॉल्यूटेंट आप बता रहे हैं, कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कारण तो प्लांट्स ट्रीज अपना खाना बनाता है। अब प्लांट्स ट्रीज खाना नहीं बनाएगा तो खाइएगा, तो कहेगा चिकन खाएंगे सर, बकरी का मीट खाएंगे, अरे तो उसको भी तो जिंदा है प्लांट्स ट्रीज पर,
पेड़ पौधा ही ना खाता है वो सब्जी, है ना। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ गए आप लोग, लेकिन हाँ लिमिट अमाउंट, लेकिन आप ज्यादा अमाउंट हो गया है और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 0.5, ठीक है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी यूजफुल टू ग्रोइंग ऑफ प्लांट। अभी मैंने बताया यूजफुल है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही प्लांट से बनते हैं। हमारे एयर में इतना % कार्बन डाइऑक्साइड है बाई वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का एयर कंटेंस इतना पर 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड बाई वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का 0.5% है। ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, है ना, CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ने से बाई द कंबशन ऑफ फॉसिल्स, कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ा, फॉसिल फ्यूल के जलने से, फॉसिल फ्यूल यानी कोल पेट्रोलियम सब के जलने से मे कॉज एडवर्स, मतलब बुरा प्रभाव पड़ा है ऑन द क्लाइमेट, जलवायु पर ऑफ अर्थ, है ना, इन द बेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अभी मैंने बताया आपको जस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया और इसमें अर्थ टेम्परेचर, है ना। इसके कारण जो है आपका क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है ना, फ्लड वगैरह का समस्या आ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है जिसके कारण फ्लड ज्यादा आता है ना, समुद्र के किनारे वाला भाग जो है जलमग्न हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 के बढ़ने से बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के जलने से CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा और उसके कारण जो है एडवर्स इफेक्ट, बुरा प्रभाव पड़ा क्लाइमेट पर, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, CO यह एक कलरलेस है गैस, है ना, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और नॉन इरिटेंट। देखिए इरिटेंट का मतलब होता है आपको जो चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है ना, इरिटेंट का मतलब होता है जो चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इरिटेंट, ठीक है। और नॉन इरिटेंट मतलब चिड़चिड़ापन नहीं उत्पन्न करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस गैस है ना, कलरलेस है, ऑर्डरलेस मतलब चमकहीन, कलरलेस तो जानते ही हैं रंगहीन, ठीक है। ये कलरलेस है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। पॉल्यूटेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एयर पॉल्यूटेंट के बारे में, ये सब एयर पॉल्यूटेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस चमकहीन है, नॉन इरिटेंट। इरिटेंट का मतलब चिढ़ या क्रोध पैदा करने वाला, लेकिन नॉन इरिटेंट मतलब क्रोध पैदा नहीं करता, चिढ़ता नहीं है, बट हाईली टॉक्सिक, लेकिन बहुत जहरीला है, ठीक है। इरिटेंट का मतलब चिड़चिड़ापन पैदा करने वाला, ठीक है, और ये नॉन इरिटेंट मतलब चिड़चिड़ापन तो नहीं उत्पन्न करता लेकिन जहरीला है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, है ना, कंप्लीट कंबशन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, और कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड। इट कॉजेज हेडेक, इसके कारण का क्या हो सकता है, सिरदर्द हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकता है, एंड कैन बी लेड टू कोमा। कोमा क्या होता है कि कोमा में इंसान क्या होता है कि उसका दिमाग जो है जिंदा रहता है, वो जिंदा रहता है लेकिन स्लीपिंग सिचुएशन में रहता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ लिख सकता है ना, लेकिन उसका दिमाग जिंदा रहता है, वो आदमी जिंदा रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो स्लीपिंग मोड में रहेगा हमेशा। उसको खाना वगैरह देना पड़ता है अलग से, उसको खाना वगैरह देना पड़ता है अलग से देना पड़ता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस गैस है ना, ये सब तो देखिए इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है और इसके कारण हेडेक हो सकता है, सर दर्द, चक्कर आ सकता है और कैन बी लेड टू कोमा। कोमा समझ गए, स्लीपिंग स्टेट में चल जाता है लेकिन जिंदा रहता है, एंड डेथ, मर भी सकता है और मर भी सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, किसको कहते हैं साइलेंट किलर, कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी पॉइजन गैस है जो फॉसिल फ्यूल के जलने से उत्पन्न होता है, जैसे कि कोल या पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम के जलने से उत्पन्न होता है, पॉइजन गैस है। इट इज वेरी इरिटेंट मतलब चिड़चिड़ापन, क्रोध पैदा करने वाला ये गैस है, माने ये सबके कांटेक्ट में आइएगा ना तो ज्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आएगा। देखते होंगे शहरी क्षेत्रों वाले बच्चों को, शहरी क्षेत्र वाले लोगों को ज्यादा गुस्सा आती है,
देहाती क्षेत्र के बच्चे से कहते हैं ना कि देहाती क्षेत्र वाला सीधा साधा होता है, सही बात है। शहरी क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड कोल पेट्रोलियम बहुत ज्यादा जलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कोल पेट्रोलियम के जलने से ही सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा जिसके कारण क्रोध ज्यादा आता है, ठीक है। कॉजेज हेडेक, इसके कारण हेडेक हो सकता है। वोमेटिव समझते ही है, उल्टी। इवन डेथ भी हो सकता है इससे भी, है ना। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है इससे, सांस से संबंधित प्रॉब्लम ह्यूमन में, ठीक है ना। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मतलब फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाईली कॉरोजिव है, जलन देने वाला, एंड अटैक्स आवर स्किन, हमारे स्किन पर अटैक्स करता है। कॉजेज लंग कंजेक्शन, लंग कंजेक्शन मतलब रक्त जमाव, लंग कंजेक्शन मतलब रक्त जमाव होता है, ठीक है, ठीक है। तो समझ गए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से क्या हो सकता है, हाईली कोरोजिव है, अटैक कर सकता है आपको स्किन पर, और लंग कंजेक्शन रक्त जमाव हो सकता है लंग्स में, ठीक है। सूट पार्टिकल, देखिए सूट पार्टिकल से ब्लैक मटेरियल जलता होता है, तो जो ब्लैक मटेरियल होता है ना वही सूट पार्टिकल्स होता है। किसी चीज को जलाएं तो ब्लैक ब्लैक जो मटेरियल देखते हैं ना उड़ता है हवा में, ब्लैक ब्लैक मटेरियल ऊपर, उसी को सूट पार्टिकल्स कहते हैं। ये चीज प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम के इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है द ब्लैक पार्टिकल्स, ब्लैक पार्टिकल्स वही सूट पार्टिकल जो काला काला जो धुआं में रहता है। इंटर आवर बॉडी कॉज अस्थमा, कफिंग, रेस्पिरेटरी, इससे क्या हो सकता है कि आपको हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो अस्थमा हो सकता है, कफिंग हो सकता है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और एयर पॉल्यूटेंट एसिड रेन, है ना, अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन कहिए, एसिड रेन कहिए या एसिडिक रेन, बात एक ही है ना, अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो सम एक हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एयर पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी एयर पोल्यूशन फैलाने वाला फैक्ट, है ना, एयर पोल्यूशन फैलाने वाला फैक्ट। तो देखिए एसिडिक रेन का भी मेनली रीजन है कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, एसिडिक रीजन का मेन कारण है कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम देखिए उसमें कार्बन भी है, सल्फर भी है, और नाइट्रोजन, नॉन मेटल्स, ये सब नॉन मेटल्स है ना। कोल एंड पेट्रोलियम हैव आल्सो कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब कोल पेट्रोलियम जलेगा तो इसके साथ इसके पास जो कार्बन है, सल्फर एंड नाइट्रोजन, वो भी तो जलेगा। जब कोयला और पेट्रोलियम को जला रहे हैं तो कोल पेट्रोलियम में कार्बन है, सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो वो भी जलेगा। तो मैंने लिखा कोल एंड पेट्रोलियम बर्न, देन दीज नॉन मेटल्स आल्सो बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये सब नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल जलेगा। नॉन मेटल रिएक्शन मैंने मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा था। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड आल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन called gives non-metallic oxide also called acidic oxide। देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन भी दे दिया, ये देखिए नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जला तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ये सल्फर डाइऑक्साइड दिया, ये आप देखिए ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ जला तो सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनने के लिए, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनने के लिए ये फिर से जलेगा, फिर से जलेगा, फिर से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड मींस 3 ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन रिएक्ट किया, नाइट्रोजन जला तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड दिया, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, कोल और अम्लीय वर्षा का रीजन भी है कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल पेट्रोलियम के पास कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन नॉन मेटल्स है, तो कोल पेट्रोलियम जलता है तो ये सब नॉन मेटल भी जला, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड। देखिए कार्बन जला, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जला, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनने के लिए ये वाला फिर से जलता है ना, तो बनता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन जला तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, है ना। अब देखिए अभी भी एसिडिक रेन नहीं हुई है। अब एसिडिक रेन होने के लिए ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देता है एसिड। ये सब आपने पढ़ा होगा भी, है ना, मैंने भी बताया होगा, एग्जांपल भी इस तरह का दिया होगा मेटल्स नॉन मेटल में। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, ये सब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2, SO2, SO3, NO2 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये देता है एसिड। मैंने रिएक्शन दिखा दिया है, देखिए मैं पूरा डीप में बता दिया हूँ, रिएक्शन दिखा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया था, H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड।
क्या नाम है, कार्बोनिक। सिंपली कह सकते हैं H मींस हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। SO2 ये देखिए सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट किया, ये बनाया, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोजन SO3 सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड सिंपली कह सकते हैं नाम, है ना। तो ये केमिकल नेम हुआ। ये केमिकल नेम का मतलब जो उसमें सबस्टांस प्रेजेंट है उसके आधार पर नाम दिए। तो इसमें सबस्टांस प्रेजेंट है हाइड्रोजन और सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें सबस्टांस प्रेजेंट है हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये केमिकल नेम हुआ, है ना। तो देखिएगा, आप देखिए SO3 कैसे बना भाई, तो SO2 को फिर से रिएक्ट किया ऑक्सीजन के, कहेगा सर बैलेंस नहीं किए हुए हैं आप बैलेंस कर दीजिए इसको, कहेगा ऑक्सीजन 4, इसको आप 2 से इंटू कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 से कर दीजिए, तो ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया 6, 2 सल्फर, है ना। सल्फर नहीं, यहाँ पर नहीं इंटू करिए, यहाँ पे इंटू कर दीजिए। देखिए सल्फर 2 हो गया, 2 सल्फर, ऑक्सीजन 2 और 2 या 4, तो 4 6 हो गया, 2 और 2 या 4 6 हो गया, 3 2 6 हो गया। बैलेंस करना आप लोग को बताए थे आप लोग, है ना। तो यही नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, एसिड। ये देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, है ना। सिंपली हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, रिएक्ट किया वाटर से, सल्फ्यूरस एसिड, इसका सिंपली नाम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। ये देखिए SO3 सल्फाइड हुआ, वाटर नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये भी है, वाटर से रिएक्ट किया था H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, या सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोजन आइसोफॉर सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखिए NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट किया, बैलेंस मैंने कर दिया। तो 2 तरह का इसमें एसिड देता है जी, HNO2 और साथ ही साथ HNO3, 2 टाइप का एसिड, इसका नाम है नाइट्रस एसिड और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। सिंपली नाम दीजिएगा आप, H मीन्स हाइड्रोजन, NO2 नाइट्रस यानी हाइड्रोजन नाइट्रस, H मीन्स हाइड्रोजन, NO3 नाइट्रेट यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो ये आपको सब एसिड्स है, ये सब क्या है, ये एसिड है। एक लिख लो, दिया हुआ है नाम में, एसिड सबके नाम में एसिड जुड़ा हुआ है, एसिड सबके नाम में एसिड जुड़ा हुआ है। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सबके नाम में एसिड जुड़ा हुआ है, यानी ये सब क्या दिया, एसिड। अब यही एसिड मिक्स विद एयर, है ना, तो एयर पॉल्यूटेड, यही एसिड जो है एयर में मिल जाता है तो एयर आपका पॉल्यूटेड हो जाता है। ये सब एसिड अगर एयर में मिल गए तो एयर क्या हो गई, पॉल्यूटेड। तो एयर पॉल्यूटेड हुआ ना एसिडिक रेन। अब कहेगा सर एसिडिक रेन को आप एयर पॉल्यूटेड कब कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एसिड एयर में मिल जाते हैं, तो एयर को कर देते हैं पॉल्यूटेड, यानी एसिडिक रेन इज एन एयर पॉल्यूटेंट। क्लियर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब एसिड एयर में मिल जाते हैं तो एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, तो एयर पॉल्यूटेड हो गई, उसी को तो एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं, तो एयर पॉल्यूटेंट हुआ ना। और यही अगर वाटर में मिल गए ड्यूरिंग रेनफॉल तो एसिडिक रेन कहा दिए। यही अगर वर्षा के समय पानी में, वर्षा के समय पानी में मिल गए तो इसको क्या नाम दे दिए, एसिडिक। आप समझ गए एसिडिक रेन, तो यहाँ तक एसिडिक रेन आपका कंप्लीट हो गया। ये कुछ पॉइंट लिख दिया हूँ मैं, कुछ पॉइंट लिख दिया हूँ। एसिडिक रेन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर एसिडिक रेन का एक्सप्लेन करने का है तो यहाँ तक आपका हो गया। वर्षा के पानी हवा मिल गया तो हवा पॉल्यूटेड हो गया, एयर पॉल्यूटेड यानी एयर पॉल्यूटेड, है ना। पानी में मिल गया वर्षा के समय तो एसिडिक रेन। अब देखिए कुछ पॉइंट लिखे, H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये हुआ और ये नाइट्रिक एसिड। देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। रिमूव न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व को हटा देता है, जैसे कैल्शियम फ्रॉम सॉइल, इसलिए सॉइल को भी पॉल्यूटेड कर देता है। जैसे सॉइल में जो कैल्शियम प्रेजेंट रहते हैं उसको ये रिमूव कर देता है, हटा देता है, तो आपका सॉइल पॉल्यूटेड हो गया। कैल्शियम जब हट जाता है तो उसका न्यूट्रिएंट्स जो है, उसका जो है ग्रोइंग कैपेसिटी कम जाती है। कैल्शियम हट जाने से उसका ग्रोइंग कैपेसिटी कम जाती है। H2SO4 ये रिमूव करता है न्यूट्रिएंट कैल्शियम फ्रॉम सॉइल। दीज एसिड डैमेज लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ों के पत्तियों को डैमेज कर देते हैं, है ना। इंक्रीज द कोरोजन ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल्स के कोरोजन को बढ़ाते हैं। देखिए ताजमहल का शाइनिंग, है ना, एसिडिक रेन इज आल्सो अ कॉज ऑफ, एसिडिक रेन इज आल्सो अ कॉज ऑफ, है ना, डिक्रीजिंग द शाइनिंग ऑफ ताजमहल। ताजमहल के शाइनिंग घटाने का ये कारण है, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया
कैल्शियम को हटा देता है। तो उसमें क्या है, कैल्शियम है। तो ताजमहल जो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, संगमरमर का बना हुआ है। ताजमहल किसका बना हुआ है, संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम को हटा देता है। कैल्शियम को क्या करता है, जिसके कारण चमक कम गया। तो एसिडिक रेन इज आल्सो अ कॉज ऑफ डिक्रीजिंग द शाइनिंग ऑफ ताजमहल, क्योंकि ताजमहल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, तो जिसका केमिकल फार्मूला CaCO3, और ये कैल्शियम को हटा देता है। तो कैल्शियम को हटा देता है, जिसके कारण जो है इसका चमक आज कम गया है। ठीक है, तो ये था आपने पढ़ा एयर पॉल्यूटेंट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक पॉइंट तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एसिडिक रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन चीज है ना। ये एसिडिक रेन, हाँ एक चीज और, एसिडिक रेन रूरल एरियाज में नहीं आपको होती है, ये अर्बनाइजेशन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में होती है। अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में चूंकि तो कोल पेट्रोलियम उतना जलता नहीं है, तो ये होती है अर्बन एरियाज में। एसिडिक रेन जब पूछेगा कहाँ होती है ज्यादा, तो अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल।